पानी में तैरता एक ऐसा दिल दहला देने वाला मंजर। सोचिए, एक माँ है जिसने अपने बच्चे को सीने से कसकर लगा रखा है। दोनों बेजान हैं, लेकिन उस माँ की बाहों की पकड़ अभी भी ढीली नहीं पड़ी है। जबलपुर से आई ये तस्वीर सिर्फ एक हादसे की तस्वीर नहीं है, बल्कि ये उस पल की पूरी कहानी बयां करती है जहां एक तरफ बेइंतहा ममता थी और दूसरी तरफ एक पूरा का पूरा फेल हो चुका सिस्टम। आइए आज इसी कड़वी सच्चाई से शुरुआत करते हैं, जहां इंसानियत और सुरक्षा व्यवस्था दोनों की एक साथ हार हुई है। इस पूरी स्थिति को अगर किसी ने सबसे सटीक तरीके से बयां किया है तो वो है ये लाइन, विज्ञान और मां की ममता के बीच एक दर्दनाक टक्कर। ये वाकई में बहुत गहरी बात है। एक तरफ बचाव के वैज्ञानिक उपकरण और फिजिक्स के नियम हैं, और दूसरी तरफ एक माँ का अपने बच्चे को बचाने का वो जज्बा जिसकी कोई सीमा नहीं होती। ये समझना बेहद दिलचस्प है, और सच कहूं तो उतना ही दुखद भी, कि कैसे बचाव के वो सारे उपकरण भी तब बेबस हो जाते हैं जब इंसानी गलतियां और ममता आपस में टकराते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे विषय की गहराई में उतरते हैं। जबलपुर की इस बरगी डैम त्रासदी के इस विस्तृत विश्लेषण में हम उन सभी तथ्यों, आंकड़ों और परतों को खोलेंगे जिन्हें स्रोत ने हमारे सामने रखा है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस शाम उन शांत लहरों के बीच असल में क्या घटित हुआ था, और कैसे एक हंसी खुशी का सुरक्षित सफर मौत के सफर में तब्दील हो गया। सबसे पहले इस कहानी के उस हिस्से पर बात करते हैं जो शायद सबसे ज्यादा रुला देने वाला है, वो दुखद आखिरी आलिंगन। तथ्य ये है कि उस मां ने लाल रंग की लाइफ जैकेट पहनी हुई थी। स्रोत साफ तौर पर बताता है कि उसके पास वो सुरक्षा उपकरण था जिससे वो आसानी से पानी की सतह पर तैर सकती थी, अपनी जान बचा सकती थी। लेकिन उसने खुद को नहीं, अपने बच्चे को बचाना चुना। अब बस एक पल के लिए उस स्थिति की कल्पना कीजिए। पानी एकदम ठंडा रहा होगा, शरीर जवाब दे रहा होगा, सांसें टूट रही होंगी, लेकिन उसकी बाहों की जकड़ कमजोर नहीं पड़ी। ये मंजर साफ दिखाता है कि बचने का साधन होने के बावजूद एक मां ने खुद से पहले अपने बच्चे को रखा। अब जरा उस पल की तरफ चलते हैं जब बरगी डैम में ये भयानक आपदा आई। इस आंकड़े पर जरा गौर कीजिए, 74 किलोमीटर प्रति घंटा। पर्यटन विभाग का वो क्रूज पानी में मजे से तैर रहा था, और तभी अचानक इतनी तेज रफ्तार से हवा चलने लगी। इतनी तेज आंधी ने डैम के उस शांत पानी को पल भर में ही एक जानलेवा और भयानक दीवार में बदल दिया। स्रोत के ये आंकड़े ये स्पष्ट करने के लिए काफी हैं कि मौसम में आया ये बदलाव कितना अचानक था और कितना ज्यादा तीव्र था। और ये देखें, महज 300 मीटर सुरक्षित किनारे से उस नाव की ये दूरी इस पूरी त्रासदी की सबसे बड़ी विडंबना है। वो क्रूज सुरक्षित किनारे से केवल 300 मीटर दूर था। वैसे देखा जाए तो ये बहुत ही छोटी दूरी है, लेकिन उन तूफानी लहरों और तेज हवाओं के सामने ये चंद मीटर की दूरी पार करना बिल्कुल नामुमकिन हो गया। इसी छोटे से फासले ने नाव पर मौजूद कई हंसते खेलते परिवारों की दुनिया हमेशा के लिए उजाड़ दी। रेस्क्यू ऑपरेशन के जो शुरुआती आंकड़े सामने आए वो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। गोताखोरों की कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ ने 28 लोगों को तो सुरक्षित निकाल लिया, लेकिन 9 शव भी बरामद किए गए जिनमें वो मां और बच्चा भी शामिल थे, और लापता लोगों की तलाश आगे भी जारी रही। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि वो रेस्क्यू कितना ज्यादा मुश्किल था और इस आपदा का पैमाना असल में कितना बड़ा था। लेकिन क्या ये सिर्फ खराब मौसम की वजह से हुआ? नहीं, अब हम बात करेंगे उस पहलू की जहां इंसानी जान से ज्यादा मुनाफे को तवज्जो दी गई। ऑफिशियल रिकॉर्ड और असलियत के बीच का ये अंतर देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। सरकारी रिकॉर्ड में दिखाया गया कि केवल 29 टिकट बिके थे, लेकिन नाव पर असल में कितने लोग थे? 43 से 47 लोग। स्रोत का यह दावा सीधे तौर पर इस बात की तरफ इशारा करता है कि नाव में उसकी क्षमता से कई ज्यादा भीड़ ठूस दी गई थी। चंद रुपयों के लालच में टिकट कम काटकर रिकॉर्ड में साफ साफ हेराफेरी की गई। और यह समझना तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना, कि जब नाव पर वजन हद से ज्यादा बढ़ेगा तो तूफान के समय उसका संतुलन बिगड़ना लगभग तय ही है। अब उस सवाल पर आते हैं जो यकीनन आपके दिमाग में भी आ रहा होगा, कि अगर उस मां ने लाइफ जैकेट पहनी थी तो वो फेल क्यों हुई? इस त्रासदी के पीछे की फिजिक्स को समझना बहुत जरूरी है। स्रोत के अनुसार क्षमता से ज्यादा लोग होने के कारण नाव पर जैकेट कम पड़ गई। नतीजा, एक ही जैकेट मां और बेटे दोनों को एक साथ पहना दी गई। बच्चे के पास अपनी कोई अलग लाइफ जैकेट थी ही नहीं। अब देखिए, लाइफ जैकेट पानी पर एक हवा भरे गुब्बारे की तरह काम करती है, जो सिर्फ एक व्यक्ति का वजन उठाने के लिए बनी होती है। लेकिन जब एक डूबते हुए बच्चे की छटपटाहट, डर के मारे मां को नीचे खींचने का दबाव और ऊपर से 2 लोगों का वजन उस पर पड़ा, तो उस जैकेट की तैरने की ताकत जवाब दे गई। ये कोई तकनीकी खराबी बिल्कुल नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी मानवीय चूक थी जिसने एक सुरक्षा उपकरण को ही जानलेवा बना दिया।
और ये चूक सिर्फ उस एक पल की नहीं थी, ये दिखाता है कि की पूरी व्यवस्था में कितनी लापरवाही और सुस्ती भरी हुई है। गलतियों का ये जो क्रम है ना, ये बेहतरीन तरीके से समझाता है कि पूरा सिस्टम कैसे चरमरा गया। सबसे पहले तेज आंधी की चेतावनी को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया और नाव को पानी में उतार दिया गया। फिर उस नाव को उसकी क्षमता से कहीं अधिक भरा गया। उसके बाद जब संकट आया तो नाव पर मौजूद स्टाफ घबरा गया। क्यों? क्योंकि वो कोई प्रशिक्षित पेशेवर नहीं थे, बल्कि दिहाड़ी मजदूर थे जिन्हें आपात स्थिति से निपटने की कोई समझ ही नहीं थी। और अंत में किनारे कितना करीब होने के बावजूद सही समय पर मदद और गोताखोरों का ना पहुंचना। स्रोत का ये विश्लेषण साफ बताता है कि हमारे यहाँ नाव हादसों का मुख्य कारण तकनीकी खराबी कम और इंसानी चूकें और लापरवाही ज्यादा होती हैं। स्रोत की ये लाइन एक बेहद कड़वी सच्चाई बयां करती है। सुरक्षा के नियम सिर्फ दिखावे के लिए हैं। नर्मदा नदी के किनारे आने वाले हजारों लोगों की सुरक्षा की जब बात आती है तो सुविधाओं के नाम पर वहां कुछ नहीं होता। नावों के पुराने फिटनेस सर्टिफिकेट्स पर काम चलाना, चेकिंग के समय लीपापोती करना, बिना अलग जैकेट दिए छोटे बच्चों को नाव पर चढ़ा देना, ये सब यही साबित करता है कि नियम सिर्फ कागजों की शोभा बढ़ा रहे हैं। असल जिंदगी में ग्राउंड जीरो पर उनका कोई पालन नहीं हो रहा है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जवाबदेही किसकी है? जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या इस पूरे मामले को सिर्फ बदकिस्मती या अचानक आया तूफान कहकर फाइलों में हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि जांच का दायरा सिर्फ हवा की रफ्तार नापने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। जरूरत इस बात की है कि जो लंबे समय से प्रशासनिक ढिलाई चली आ रही है, जो प्रोफेशनल निगरानी की कमी है और जिस तरह से लालच के कारण सुरक्षा मानकों की अनदेखी हो रही है, उसकी बहुत गहराई से जांच होनी चाहिए। जब तक लापरवाही करने वालों की जिम्मेदारी तय नहीं होगी, उन्हें सजा नहीं मिलेगी, तब तक ऐसे हादसे कहीं ना कहीं दोहराए ही जाते रहेंगे। और अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे और चुभने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या उस माँ और बच्चे का ये बलिदान यूं ही व्यर्थ जाएगा, या फिर ये इस खोखले सिस्टम में कोई वास्तविक बदलाव लेकर आएगा? वो बेजान माँ आज भी अपनी उस तस्वीर के जरिए हम सबसे ये सवाल पूछ रही है कि इतने बड़े नुकसान के बाद भी क्या नियम कड़े होंगे या नहीं। इसलिए अगली बार जब भी आप किसी क्रूज या नाव पर जाएं और आपको लाइफ जैकेट ना मिले तो अपनी सुरक्षा की मांग जरूर करें। यही इस घटना से मिलने वाली सबसे बड़ी सीख है। यह विश्लेषण सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम कभी एक ऐसा सुरक्षित माहौल तैयार कर पाएंगे जहां लापरवाही की वजह से किसी को अपनी जान ना गंवानी पड़े।